वो क्या हुआ साहब, कोई खबर है? साहब देवी ने बाबा का वध कर दिया। क्या? उतारो इसे। यहाँ दुनिया में मान्यताओं का भंडार है, भूत प्रेत देवी देवताओं का अंबार है। तो क्या उस दुनिया से कोई इस ईंट और गारे की दुनिया में आकर हाड़ और मांस से बने इंसान को मार सकता है, उसका कत्ल कर सकता है? कम से कम बरगद के पेड़ के नीचे जो हमने देखा उससे तो ऐसा ही लगता है, लेकिन आगे जो परतों के भेद खुले तो पुलिस तहकीकात की तहों में फंस गई और जिसने देखा, जिसने जाना, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। गांव शिवना, जिला सरन, बिहार, साल 2013। पांडे, त्रिशूल को फोरेंसिक जांच के लिए भेजो। शायद हत्यारे के फिंगरप्रिंट्स मिलेंगे इसमें। पर यादव सर, आसपास के सारे मंदिरों में पूछताछ करो और जितने भी नाटक नौटंकी वाले हैं उनसे भी बातचीत करो। जी सर। कहाँ रहता था ये बाबा? सब गांव के बाहर एक कुटिया है, उसी में रहते थे। बैठो, गाड़ी में बैठो। राम राम दरोगा साहब, ये मंदिर में कहाँ ढूंढ रहे हैं? गांव में सभी कह रहे हैं कि गांव देवी माता ने बाबा को मार डाला है, इसलिए हम देख रहे थे कि माता का त्रिशूल यहाँ पे है या नहीं। क्या बात कर रहे हैं दरोगा साहब? अरे माता तो माता है, उनको त्रिशूल की क्या कमी है? तो वैसे आसपास देखो। सर। सर जी देखिए। देव बाबा बहुत भले आदमी थे साहब, वो सबका कल्याण करते थे। गांव में किसी के कोई दुश्मनी नहीं थी उनसे साहब। इतने ही भले थे तो तुम्हारी देवी माँ ने मार क्यों दिया उसे? साहब हम लोग बहुत ही साधारण आदमी हैं, हम सब लोग उनको पहचान नहीं पाए, मगर देवी माँ उनको पहचान ली थी। वो जान चुकी थी कि देव बाबा ने जरूर कुछ पाप किया है, तभी उन्होंने पहले उनको धमकी दिया और उसके बाद उनको मार डाला। तुम कह तो ऐसे रहे हो जैसे सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने हुआ है। साहब जी हमारी क्या, पूरे गाँव के सामने की बात है। बिल्कुल ऐसा ही त्रिशूल था वो जिससे बाबा का मर्डर हुआ। साहब हमें कलाकार हैं, अपनी कला की कसम खाकर कह रहे हैं, हमारे यहाँ से एक त्रिशूल चोरी जरूर हुआ है, लेकिन चोरी के बाद कहाँ गया हमें नहीं पता। कब चोरी हुआ? इतनी देर से इशारा कर रहे हैं, ध्यान कहाँ है बे तुम्हारा? त्रिशूल कहाँ है हमारा? त्रिशूल यही रखा ना। चार ही है, हमारा कहाँ है? अरे हम लाके रखे हैं, सारा त्रिशूल यही लाके रखे हैं। एक मिनट हम नीचे देखते हैं, यहाँ तो नहीं पड़ा है। तारीख बोलो। साहब 1 तारीख को रिहर्सल के टाइम चोरी हुआ था शाम को। कोई छोटा मोटा बात नहीं हुआ है, एक आदमी की हत्या की गई है और मार कर जिस तरह पेड़ पर लटकाया है, कम से कम 4-5 लोग शामिल थे। तो इससे पहले कि हम पुलिसिया तरीका अपनाएं, सब कुछ सच सच बता दो। साहब हम जो देखे थे एकदम सच सच बता रहे हैं, देवी माँ का कसम साहब। छेदी भैया, छेदी भैया, छेदी भैया, वो फिर से आ गई है। कौन आ गई है? वही देवी जिसने देव बाबा को मारा था। देवी ने मारा है? देखो हत्या में बरामद हथियार आप लोग के यहाँ से चोरी हुआ है, इसके लिए सबसे पहला शक आप लोग पर है। तो इसके लिए जब तक पुलिस से परमिशन न ले लो, इस गाँव छोड़कर जाना मत, समझे?
हमने मारा है उसको, हमने मारा है, हमने मारा है उसको, हमने मारा है, हमने मारा है, हमने मारा है उसको। क्या जानने आया है रे तू? हाँ, क्या जानने आया है? हमने मारा है उसको, हमने, और अब तुम्हें भी मार देंगे। जा, चला जा यहाँ से, चला जा। हमने मारा है उसको, सुना नहीं? हम मरे हैं, सब पापियों का नाश होगा, सब पापियों का। संभालो उसको, पानी लाओ। जी, क्या हुआ? और ये सब, ये लोग आए हैं। थाने लेके चलो। कौन थी औरत? क्या हो रहा था उसके साथ? क्या गांव की मान्यताएं सही थी? यहाँ एक मौत हुई थी, मौत एक देवी ने की थी। ये सच था, अंधविश्वास था, या फिर कोई गहरा षड्यंत्र? ये आप क्या कर रहे साहब? देव बाबा का हत्या हो गया। तुम ही तो कह रही थी कि तुमने मारा है उस बाबा को। नहीं साहब, हम काहे मारेंगे? वो तो बहुत महान आदमी थे। पर कह तो तुम ही रही थी। नहीं साहब, हम नहीं कह रहे थे, वो तो देवी माँ कह रही थी। हमारे ऊपर देवी माँ आती है ना। साहब, इसका कोई कसूर नहीं है साहब। इसने अपना जुर्म कबूल किया है तो गिरफ्तारी तो बनता है, लेकिन क्योंकि इसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है इसलिए गिरफ्तार करने के बजाय जांच के लिए अस्पताल भेज रहे हैं। सर, चंपा ये बात मान रही है कि त्रिशूल उसके यहाँ से चोरी हुआ है, मगर उसका कहना है कि हत्या में उसका कोई लेना देना नहीं है। इस केस का सबसे हैरान करने वाला बात यही है यादव, जिस पर शक हो रहा है वो मान नहीं रहा है, और जिसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है उसकी बातों पर यकीन कर पाना बहुत मुश्किल है। फिलहाल ये पता लगाते हैं कि उस देव बाबा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है। जी सर। देखिए, इसकी हत्या कल रात 1 और 2 बजे के बीच में हुई है, और उसकी मौत की वजह है त्रिशूल से गहरे घाव। शरीर पर और भी चोट और खरोच के निशान है। जब तक कोई बॉडी को क्लेम करने नहीं आता है आप इसे मोर्ग में ही रखिए। हम गांव वालों से पता लगाते हैं कि ये देव बाबा आखिर था कौन। देव बाबा तो रमता जोगी थे, महीने 2 महीने में एक बार आते थे, सबका दुख और कष्ट हर के चले जाते थे। साहब, ऐसे लोगों का पता ठिकाना थोड़ी होता है। आखिरी बार देव बाबा को कब देखे थे? जिस दिन उनका हत्या हुआ था उससे 2 दिन पहले। पर खोल दे चुनरिया तो है सजन मिलेंगे, खोल दे चुनरिया तो है सजन मिलेंगे, सजन मिलेंगे तो है सजन मिलेंगे, सजन मिलेंगे तो है सजन मिलेंगे। ये भजन मीका राम ने लिखा है। इसमें सजन का मतलब स्वयं भगवान है और चुनरिया का मतलब है लाज शर्म, जो तुम लोगों ने जबरदस्ती दबा के रखी है। समझ में आया? हाँ। तो जोर से बोलो, खोल दे चुनरिया तो है सजन मिलेंगे, खोल दे चुनरिया तो है सजन मिलेंगे, खोल दे चुनरिया तो है सजन मिलेंगे। आजा आजा आजा, कैसी है तू? ला हाथ दिखा। पापी, बंद कर अपना ये ढोंग। हमने तुम्हें पहचान लिया है। क्या कर रही है गौरी? तेरा वध करेंगे, तेरा वध करेंगे हम। देवी माँ ने बाबा को धमकी दिया था, इसलिए हम लोग गौरी के हाथ पैर बांधकर कमरे के बाहर ताला लगा दिए थे, लेकिन पता नहीं बकवास कैसे। बंद करो और ये बताओ कि जिस रात हत्या हुआ तुम कहाँ थे?
चंपा का नाच देखने गए थे। नाच देखकर वापस कब लौटे? सवेरे सवेरे लौटे हैं। अरे भाई लेकिन मजा आ गया, बहुत एकदम। मजा आया किया। अरे लिपस्टिक तो यार। बहुत बढ़िया था, मजा आ गया। अरे अरे गौरी, अरे गौरी तुम बाहर कैसे आ गई और यहाँ कैसे बैठी हो? और ये खून काहे लगा है? मार डाला हमने उसको, मार डाला। जाके देख उस बरगद के पेड़ के ऊपर उसकी लाश मिलेगी। चलो। बस साहब यही हुआ। तो तुम में से किसी ने भी गौरी को हत्या करते हुए नहीं देखा? नहीं साहब। एक बात ध्यान रखिए, पुलिस को झूठी कहानी सुनाना भी अपराध है और उसके लिए भी सजा होती है। साहब हम लोग झूठ थोड़ी ही ना बोल रहे हैं, हम तो वही कह रहे हैं जो गौरी पर आई देवी ने कहा था। अगर कानून की आंखों पर निष्पक्षता की पट्टी बंधी है तो उसके हाथों में एक तरफ साक्ष्यों और सबूतों का तराजू भी है। कानून अपना फैसला सबूतों और गवाहों की बिना पर करता है। ऐसा लग रहा था कि मानो सभी तथ्य, सभी सबूत कुछ बताने के लिए नहीं बल्कि कुछ छुपाने के लिए सामने किए गए हों। लेकिन इतना सब कुछ होने पर भी पुलिस के लिए केस एक चुनौती बना हुआ था। अपराध का तरीका, अपराध की वजह और उसमें तिलस्म और देवी का पहलू इसे और जटिल बनाए हुए था। सर ऐसा लग रहा है कि पूरा गांव किसी बहुत बड़ी गलतफहमी या वहम का शिकार है, या फिर सभी लोग मिलजुल कर असली अपराधी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यादव, अगर ये लोग मिलजुल कर ऐसा कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि अपराधी या तो इनके बीच में से ही कोई एक है और या फिर इन सब को उस देव बाबा से कोई शिकायत थी। एक काम करो, इस देव बाबा का फोटो हेडक्वार्टर भेजो, शायद वहां से इसका कोई कुंडली निकल सके। और जब तक वहां से कोई रिपोर्ट आती है, इस चंपा के यहाँ जाकर यह पता लगाते हैं कि छेदी और उसके दोस्त हत्या वाली रात को नाच देखने गए भी थे या सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। साहब अब नाच के समय यहाँ कौन आता है कौन जाता है, अब इसका हिसाब तो हम नहीं रख सकते ना। और वैसे भी हमें यहाँ आए हुए 10-12 दिन ही हुए हैं, इसीलिए ना तो हम किसी को नाम से जानते हैं और ना ही शकल से। 10-12 दिन से चल रहा है ना ये तमाशा? पुलिस परमिशन है? उखाड़ो ये तंबू अम्बू, चलो लेकर चलो थाने। साहब आप जो भी कहिएगा हम करेंगे, पर हमारा काम मत रोकिए। दिमाग पे जोर डालिए और याद करके बताइए कि ये लोग उस रात आए थे या नहीं। साहब हम अपने शो के रोज वीडियो बनाते हैं साहब, अगर ये लोग आए होंगे ना साहब तो उसमें जरूर दिख जाएंगे। दिखाओ वो वीडियो। साहब हम 2 मिनट में लेकर आ रहे हैं। जल्दी। सर इस वीडियो से तो ये साफ हो गया है कि छेदी लाल हत्या वाली रात को अपने दोस्तों के साथ नाच वाली जगह पे मौजूद था। उस बाबा की कुंडली का क्या हुआ? सर हेडक्वार्टर फोटो और खबर दोनों भेज चुका हूँ, 2 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। तब तक ये पता लगाते हैं कि गौरी पर आने वाली देवी के बारे में डॉक्टर का क्या कहना है। देखिए गौरी के अंदर अभी तक ऐसे कोई सिम्टम्स नजर नहीं आ रहे हैं जिसे देख के ये पता चले कि उसे कोई मानसिक बीमारी है। बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रही है वो। देखो गौरी, ये बात तो पक्का है, ये काम तुम अकेले नहीं कर सकते। तो इस हत्या में और कौन कौन शामिल है बता दो। आप सच कह रहे साहब, हम कुछ नहीं जानते। गौरी को कुछ दिन और ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, शायद बीमारी के कुछ सिम्टम्स नजर आ जाएं। ठीक है। सर छेदीलाल और उसकी बीवी पे बाबा का विशेष कृपा रहता था, हफ्ते में 1-2 बार आना जाना लगा रहता था। धन्यवाद। विक्रम सर, इस छेदी को थाने बुलाओ। जी सर। हाँ साहब, बाबा जी पर हमको बहुत विश्वास था। क्यों? ऐसा कौन सा चमत्कार कर दिया था उसने? शादी के 4-5 साल हो गए पर बच्चा नहीं हुआ। बैस से लेकर ओझा तक सबको दिखाए। ऐसे में देव बाबा हमारे गांव आए, बड़ा भारी नाम सुने थे उनका, तो हम गौरी को लेकर उनके पास गए। जय हो देव बाबा की। बाबा जय हो देव तुमको बच्चा ना हो रहा है ना? हाँ बाबा। इधर आ मेरे पास। डर मत, इधर आ।
हाथ दिखा। घबरा मत, बच्चा हो जाएगा, मगर इसका नाड़ा खोलना होगा। जी। किसी ने इसके पेट में टोटके वाला नाड़ा बांध दिया है, उसे खोलना होगा। और बाबा जी ने गौरी का जादू वाला नाड़ा भी खोल दिया। गौरी महीने भर में ही पेट से हो गई। हम उनका आशीर्वाद लेने आश्रम भी गए थे, मगर कुछ दिन बाद गौरी कुछ औरतन के साथ गांव देवी मंदिर से वापस आ रही थी और बरगद के पेड़ के नीचे गौरी, गौरी, क्या हुआ? गौरी, हम गौरी नहीं, गांव देवी है, गांव देवी। और इस गौरी को भी हमारे साथ जाना होगा, हमारे साथ। कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं। गौरी, गौरी, गौरी। भैया, फौजी को बाबा के पास ले चलते हैं, अब वही कुछ करेंगे। हाँ। चलो। बाबा, बाबा देखिए ना क्या हो गया है इसको। ये बरगद के पेड़ के नीचे मिली ना। बाबा अंतर्यामी थे, सब कुछ पहले से ही बता देते थे। बाबा, हम इस गौरी को अपने साथ लेकर जाएंगे और जो भी हमारे रास्ते आएगा वो मारा जाएगा। और वहीं से दोनों में अनबन शुरू हो गया। ठीक है, जाओ। या तो इस पर नजर रखो। जी सर। इसके साथियों चंपा और बाकी सब लोगों के फिंगरप्रिंट्स लो और फोरेंसिक वालों को भेज कर देखो कि त्रिशूल पर मिले फिंगरप्रिंट्स में इनमें से किसी से कोई मैचिंग है क्या। यस सर। सर हेडक्वार्टर से बाबा पे अपडेट। सर इसका असली नाम गिरधारी है और ये घना से चोरी के इल्जाम में करीब 7 साल से गायब है। रिपोर्ट किसने लिखाई थी? सर चंपा ने। इसको पहचानती हो? देव बाबा या फिर गिरधारी, जिसके नाम की रपट 7 साल पहले लिखाई थी और फिर तुम्हारे त्रिशूल से उसकी हत्या हो जाती। अभी हत्या कैसे किया और कौन कौन इसमें शामिल है सच सच बता दो, वरना अगर पुलिसिया तरीके से हमने पूछताछ शुरू किया ना तो सहन नहीं कर पाओगे, ना ठीक से नाच पाओगे और ना ठीक से गा पाओगे। साहब, ये सच है कि हम भी साले का मरा मुंह देखना चाहते थे, क्योंकि बहुत ही बड़ा धोखेबाज था वो। पूरा जेवर पालिश करा कर लाएंगे ना तो एकदम जगमगा जाएगा। और शादी के दिन जब तुम पहनोगी ना आग लगा दोगी, छा जाओगी एकदम। आते हैं अभी। फिर 2 दिन तक वो लौटा ही नहीं, तो हमने रपट लिखवाया, लेकिन उसका कोनो पता नहीं चला। हम तो भूल भी गए थे, गांव-गांव जाकर नौटंकी करने लगे थे। और फिर जब हम ई गांव में आए ना तो हमें यहाँ पता चला कि कोई महात्मा रहते हैं यहाँ पर, और हम उनसे मिलने गए। जब वहां गए तो देखा कि कोई बाबा नहीं है, बल्कि गिरधारी झूम झूम के गांव वालों के साथ नाच रहा था। अनाड़ियों को बहुत नचा लिए हो, अब हम तुमको नचाएंगे। फिर दूसरे दिन हम गिरधारी से अकेले में मिलने के लिए उसके आश्रम गए।
नाचना गाना तो तुम हमसे सीख लिए थे, ये बाबागिरी कहाँ से सीखे हो? तुम्हारे यहाँ से जाने के बाद हम बटुक महाराज के यहाँ ड्राइवर हो गए थे। अच्छा, तुम चाय पियो ना। तो वहाँ से कितना लेके भागे हो? एक भगत 1.5 लाख रुपया चढ़ा गया था, उसे ही चुरा के भाग आई यहाँ। तो अब हमारा गहना जेवर का कीमत 3 लाख रुपया हो गया है, तो तुम हमें हमारा 4 लाख रुपया ब्याज समेत लौटा दो। हमको 1 हफ्ता तो हम तुम्हारा सब कुछ लौटा देंगे। लेकिन साहब, इससे पहले वो हमारा गहना जेवर हमें वापस करता, वो मर गया। मर गया या तुमने मार दिया? नहीं साहब, उसके मर जाने से हमको हमारा गहना जेवर वापस थोड़ी ना मिल जाता, और उसको मारने से तो अच्छा था हम उसको आपको ही दे देते। जितना दिन जेल में सड़ता ना, उतना हमको अच्छा लगता। और वैसे भी साहब, वो जिस दिन मरा उस दिन तो हम सारा रात अपना डांस कर रहे थे, और आपने तो वह हमारा डांस वाला वीडियो देखा ही है ना। हत्या की जगह पर मौजूद नहीं होने का मतलब ये नहीं होता है कि जुर्म में तुम्हारा कोई हाथ ना हो सकता है किसी और से हत्या करवाई हो तुमने। सही करो यहाँ पर। आज के लिए छोड़ रहे हैं, लेकिन रोज थाने में आकर हाजिरी देना, समझी? जी साहब। सर, हम लोग ने जितने भी सस्पेक्ट के उंगलियों के निशान लिए थे, उन सभी के निशान त्रिशूल पे मिले, मगर जिसका निशान मिलना चाहिए था उसका निशान नहीं मिला। किसका? गौरी का। एक काम करो, सबको थाने बुलाओ। जी सर। साहब, अब मंदिर का त्रिशूल तो था नहीं, हमारी नौटंकी का त्रिशूल था, तो जिसका मर्जी वो हाथ लगा लिया करता था। अब क्या घराती और क्या बाराती। साहब, नाच में प्रॉपर्टी की तरह यूज होता था त्रिशूल, और बैक स्टेज का काम हम ही देखते थे, तो हाथ तो लगेगा है ना साहब। जितना छुपाने की कोशिश करोगे चीजें उतना ही सामने आएंगी। नौटंकी के त्रिशूल में तुम्हारी उंगलियों के निशान कैसे हैं छेदीलाल? साहब, हम और द्वारका लगभग 6:30 बजे नौटंकी देखने पहुंचे थे। नौटंकी शुरू नहीं हुआ था, तो चंपा को देखने के चक्कर में इधर उधर घूम रहे थे। अरे चंपा इधर का रहती हो ना, इधर हो। अरे आज मिलते हैं मुझसे, रुको। अरे आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? चलिए चलिए, नाच उधर शुरू होने वाला है। चलिए चलिए। चल रहे हैं। छोटा है, बड़बड़ाता बहुत है। अरे बाप, त्रिशूल आज भोले बाबा का पाठ होगा क्या? द्वारका दिखाइए। अरे ये प्रॉपर्टी कहाँ हाथ लगा रहे हैं आप लोग? बस छोड़िए, इधर रखिए, दीजिए इधर। क्या कर रहे हैं आप लोग? नाटक का सामान है ना ये? कितने का टिकट लिया आप? अब 50 रुपए का भैया। तो जाइए ना, कुर्सी पर बैठिए, थोड़ी देर में नाटक शुरू होगा। जाइए चल चला। और इससे ज्यादा हम कुछ नहीं जानते साहब। कसम से साहब, हमको कुछ नहीं पता साहब। हम छेदीलाल के साथ उसी समय केवल त्रिशूल को छुए थे। मुन्ना, क्या सचमुच त्रिशूल गायब हुआ था? हाँ साहब, त्रिशूल गायब होने के बाद भौजी ने बहुत झाड़ा था टुनटुनवा को साहब। देव बाबा की हत्या भी प्रकृति के तिलस्म की तरह आंख में चोली खेल रही थी। त्रिशूल पर जिन लोगों के हाथों के निशान थे, वो इस अपराध से इनकार कर रहे थे, और जो लोग अपने मुंह से इस अपराध को स्वीकार कर रहे थे, उनके हाथों के निशान त्रिशूल से नदारत थे। बहुत सी विसंगतियां, बहुत से कॉन्ट्रडिक्शन थे इस केस में। गौरी को देवी आती थी, लेकिन वो मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ थी, पर एक गौरी थी जो नाच गाने में मौजूद नहीं थी। लेकिन बाबा की लाश को अकेले पेड़ पर लटकाना उसके बूते के बाहर था। आखिर क्या था इस वारदात का सच? हाँ डॉक्टर, गौरी की रिपोर्ट्स आ गई। सर, ये रिपोर्ट्स। वो नौटंकी का वीडियो लेकर आओ फिर से। जी सर। चलो। इस वीडियो में शुरू का गाना तो ठीक है, लेकिन उसके बाद के कई सारे गाने कट कट के, मतलब रिकॉर्डिंग लगातार नहीं की गई थी, कैमरा बीच बीच में बंद किया गया था। और हो सकता है उस समय छेदीलाल और उसके साथियों को समय मिल गया हो कि जाकर बाबा की हत्या करें और वापस नौटंकी में शामिल हो जाए। और सर, छेदीलाल बाबा की हत्या क्यों करेगा? और अगर उसने किया भी हो तो हम ये साबित कैसे करेंगे कि वो डांस वाली जगह पे मौजूद नहीं था? अब इन सब सवालों के जवाब तो वही देगी जो कह रही है कि उसी ने बाबा को मारा है, गांव देवी। साहब, हाथ क्या बांध रहे हैं आप लोग? हाँ साहब बताइए ना। जी, ये उठक पटक क्या कर रहे हैं जी आप? बताइए ना साहब।
बताइए। अब जब तक तुम्हारी देवी आकर फिर से गवाही नहीं देती तब तक तुम्हारे पति परमेश्वर उठक बैठक लगाते रहे। लेकिन साहब हम लोग बेकसूर है साहब, आपसे कितना बार बोले हम लोग बेकसूर है, हम लोग कुछ नहीं किए साहब, हम लोग कुछ नहीं किए। तुम्हारी देवी माई तुम्हें बचा सकती है, बुलाओ उन्हें, बुलाओ। देवी माई की जय हो, देवी माई की जय हो, देवी माई की जय हो। आ जाइए देवी माई। बोल, क्या जानना चाहता है तू? मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने देव बाबा को कैसे मारा। पाखंडी था वो, भागना चाहता था, मैंने उसे दौड़ाया और फिर उसको बंद करके उसे पेड़ पे लटका दिया। और बोल, क्या जानना चाहता है तू हमसे? बोल। कुछ नहीं, बस अपनी ये रस्सियां छुड़ा लो तो मैं मान लूंगा कि तुम असली देवी माँ हो, वरना ये तुम्हारे छेदीलाल जी उठक बैठक करते करते देवलोक पहुंच जाएंगे। देवी माँ की जय हो। जय हो देवी माई। रस्सी कम करो एक। चालू रखो। रस्सियां खोलो। पानी लो। गौरी, तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट आ चुकी है और इसमें साफ लिखा हुआ है कि तुम्हें कोई मानसिक बीमारी नहीं है। और अभी यह भी साबित हो गया है कि ये देवी माँ वाली बात भी झूठ थी। तो अब सच सच बता दो कि तुम ये ड्रामा क्यों कर रही हो, वरना ये सब लोग तो बच जाएंगे लेकिन तुम्हारा बच्चा जेल में पैदा होगा। गौरी तो साधारण सी रस्सी नहीं खोल पाती तो तू कहता ताले से अपने आप बाहर आ जाती है। गौरी ने सब कुछ कबूल कर लिया है, अब तू भी बोल दे। साहब, बाबा पर हमने बहुत विश्वास किया था, लेकिन बाबा एक नंबर का धोखेबाज निकला। ओ बाबा ने हमको बहुत मजबूर किया था साहब। बहुत तगड़ा टोटका हुआ है तेरी पत्नी के पेट में। उसे खोलने के लिए इसे हमारे साथ अकेले में कुंडला पाठ करना होगा, लेकिन ध्यान रहे न आसपास कोई हो और न गौरी विरोध करे न शंका, अन्यथा अनिष्ट होगा। और यदि अनिष्ट हुआ नहीं बाबा, नहीं, बाहर से घर के पास कोई नहीं आएगा। सुन लिया ना, न कोई विरोध न शंका। बाबा अब तुम अपना नाड़ा खोल दो ताकि हम तुम पे लगा बांझ का कलंक मिटा सके, अन्यथा अनर्थ होगा, बहुत अनिष्ट। 1 महीने बाद हमको पता चला कि हम माँ बनने वाले हैं। तब हमको एहसास हुआ कि बचपन से तो हमारा छुटकारा हो गया, मगर साहब वो बाबा से छुटकारा मिलने का कोई आसरा नहीं दिखाई दे रहा था हमको। और तब जाकर हम उनसे बात की। सुनिए ना, बाबा के आश्रम चलना जरूरी है का? अरे पगड़ी, बाबा के आशीर्वाद से ही तो बच्चा होने वाला है। चलो चलो। वही तो हम कर रहे थे आपसे कि अब तो हमारा कोख भी भर गया है, तो बाबा के आश्रम जाना जरूरी तो नहीं। और वैसे भी बाबा हमको क्या बोल रही है तुम? बाबा के बारे में अनाप शनाप बोल रही हो और हमारे बच्चा को कुछ हो गया था?
हमको बच्चा चाहिए। चलो चलो। हमारे पति को बाबा पर अंधविश्वास हो गया था। वो उसके बारे में कुछ गलत नहीं सुनना चाहते थे। और जब वो दिन वो हमको बाबा के आश्रम लेकर गए तो बाबा इलाज के बहाने हमको अपने कुटिया में ले गए। और तुम पे दिल आ गया है हमारा, इसलिए हमसे मिलते रहने के लिए तुम्हें एक नाटक करना होगा कि तुम पर देवी आती है। हम इलाज के बहाने आते जाते रहेंगे और यदि तुम ये बात नहीं मानोगी तो फिर हम सब सत्य कह देंगे। उसके बाद न तुम्हारी इज्जत रहेगी और न बच्चे का ठिकाना। तुझे कैसे पता चला कि वो बाबा धोखेबाज था? साहब, चंपा का नौटंकी रोज देखते देखते टुनटुन से दोस्ती हो गई थी और एक दिन। सुनते हैं तुम बाबा जी के बहुत बड़े भक्त हो। न, वो तो है भाई, बहुत आस्था है, विश्वास है। और वो तो साला एक नंबर का चोर है, छलिया है, धोखेबाज है। मुंह तोड़ देंगे आपका बाबा के बारे में कुछ बोले तो। हाथ में दारू है, सामने आँच है, आपके गांव में है। अगर कुछ ऐसा बोले तो मुंह कहे थोड़े मुआ दीजिए। देखिए, कुआं से भी आंख मूंद के पानी नहीं भरा जाता। तो बाबा लोग, अरे कभी जब घर में आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो कभी घर में झांक के देख लीजिए। बहुत बकवास कर लिए, सुनना नहीं है हमको और ना आपका प्रोग्राम देखना है। अरे सुनिए ना। आ रहे हैं आप। अरे छेदी काहे काहे? अरे बात सुनिए, आपकी भलाई के लिए। नहीं करना है हमको। अरे देख तो लीजिए। हमको विश्वास नहीं हुआ तो हम खुद जांच किए। चलो मान लिया कि तुम देव बाबा के कहने पर नाटक कर रही थी, मगर बाद में ये क्यों कहने लगी कि तुम देव बाबा की हत्या करने वाली हो? और हत्या के बाद तुम खुद गुनाह क्यों कबूल कर रही थी? साहब, वो तो हम क्या करते? आपको समझाने का कितना बार कोशिश की, मगर आपको तो खाली बच्चा चाहिए था। हमारा इज्जत तो जा ही चुका था। अगर सबको सच बता देते तो आपका भी इज्जत चला जाता, इसलिए हम किसी से कुछ नहीं बोले, हम चुप रह गए। अब एक ही रास्ता है। अब तक तू बाबा के कहने पर नाटक कर रही थी ना, अब हमरा कहने पर कर। पापी, बंद कर अपना ये ढोंग। हमने तुम्हें पहचान लिया है। फिर बाद में टुनटुन और द्वारका भी हमसे मिल गए, क्योंकि बाबा ने उन दोनों की पत्नी के साथ भी वही किया था। साहब, सच बता, ये सब तूने अपनी मर्जी से किया या फिर चंपा ने तुझसे करवाया? और एक बात याद रखना, अगर झूठ बोला ना, डंडा फेंका फेंका के मारूंगा। बोल। साहब, हम एक नंबर का गधा आदमी थे साहब। हम चंपा का हर बात मानते थे, काहे कि उसको बहुत प्यार करते थे हम। साहब, हमको लगता तो हमसे प्यार करती है, अपना पति मानती है। लेकिन साहब, एक दिन हम चंपा का पीछा करते करते देव बाबा के आश्रम पहुंचे। हम चंपा को देखे वो देव बाबा के साथ नाच रही है। हमको साहब कुछ गड़बड़ लगा। हम साहब अगले दिन भी उसका पीछा किए, और जो हम खिड़की से देखे ना साहब, सारा भरम टूट गया।
उस दिन से हमको देव बाबा से नफरत सा हो गया था साहब। कहानी समझ नहीं आ रही थी, इसलिए हम उसका जासूसी किए। हमको इन्फॉर्मेशन मिला कि तो बहुत बड़ा फ्रॉड है। छेदीलाल उनका बहुत बड़ा भक्त था साहब, कहें कि उनका आशीर्वाद से इनको बच्चा होने वाला था साहब। जब से छेदी को बच्चा होने वाला था तभी से उनका बहरारू का ऊपर देवी माँ आती थी। हमको सब समझ में आ गया साहब, इसलिए हम छेदी को अपना प्लान में शामिल किए ताकि हम उस बाबा को ना सबक सिखा सके। इसीलिए छेदी के सामने हमने देव बाबा का सारा भंडा फोड़ दिया। सब टुनटुनमा का प्लान था। 4 ठो जासूसी किताब पढ़ के बोला कि एकदम बढ़िया प्लान बनाया है। और फिर टुनटुन के प्लान के हिसाब से तुमने और द्वारका ने बाबा को मार दिया। सर हम और द्वारका मारने गए थे, लेकिन वो हमारे हाथों से नहीं मरा है। रुक! रुक नीच! मार! मार! इसको मार तो दिए, लेकिन अब होगा क्या? हमने कहा मारा है? इसको तो देवी ने मारा है ना? अब सुनो, सबसे पहले रस्सा लेके इसको ऊपर लटकाते हैं। उसके बाद छेदी तुम जाओगे गांव देवी को तैयार करने। हम और द्वारका जाएंगे नौटंकी, और तुम वहां से सीधे गांव से नौटंकी में आओगे। सुबह तक नौटंकी में बने रहोगे, और जब गांव के लिए वापस जाओगे ना तो साथ में 1-2 आदमी होना चाहिए जो गवाही दे सके कि तुम सुबह तक नौटंकी में थे। समझ रहे हो ना? तो सबसे पहले रस्सा से टांगते इसको। कितना भी जासूसी उपन्यास पढ़ लो, पुलिस 4 हाथ आगे ही रहेगी। अब 20 साल जेल में बैठकर यही सबक दोहराते रहना कि अपराधी कितना भी चाल चल ले, आखिरी चाल पुलिस ही चलती है। ज्यादातर अपराध की जड़ में विवेकहीनता और अज्ञान ही होता है। किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपराध का सहारा लेना यदि विवेकहीनता है, तो उस अपराध के परिणामों से अनजान रहना अज्ञानता। गांव शिवना जिला सरन बिहार के इस वाकये में अंधविश्वास का भी एक बड़ा भयानक पहलू था। अपने जीवन की बागडोर को ढोंगी बाबाओं और तांत्रिकों को सौंपना मूर्खता ही नहीं, बल्कि अपने परिवार के प्रति निर्ममता भी, जैसा कि छेदीलाल ने अपनी पत्नी के प्रति किया। इसके परिणाम कितने भयानक निकले ये सभी ने देखा। सब कुछ स्वाह हो गया। छेदीलाल और उसके दोस्तों को पुलिस को गुमराह करने के आरोप में आईपीसी की धारा 203 के तहत 2 साल की सजा सुनाई गई। टुनटुन को आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के इल्जाम में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। गौरी पर लगा कोई भी आरोप साबित नहीं हो सका। क्राइम पेट्रोल एक बार फिर आपसे यही विनती करेगा कि अपने जीवन को ज्ञान, विवेक, कर्म और तर्क के आधार पर चलाएं। नैतिकता और न्याय का दामन थामें, सतर्क रहें और किसी को, आपको या आपके अपनों को बहकाने ना दें। सुशील, ये क्या कर रहे हो? गिर जाओगे। अरे सुलक्षणा, तुम्हारे लिए फूल तोड़ रहा था। तुमने तो कहा था तुम्हें ये वाले फूल अच्छे लग रहे हैं। हाँ मैंने कहा था, पर इसका ये मतलब थोड़ी तुम इतना रिस्क लोगे। चलो अब जल्दी से ऊपर आ जाओ। आता हूँ, तुम टेंशन मत लो। हाँ। सुशील आराम से। मेरी गलती है, मुझे तुम्हें बोलना ही नहीं चाहिए था। सुलक्षणा, हम लोग हनीमून पर आए और तुम खामखा गुस्सा कर रही हो। और नहीं तो क्या, तुम्हें कुछ हो जाता तो? अरे बाबा, मुझे कुछ नहीं होता, तुम खामखा टेंशन ले रही थी। ये तो मेरा प्यार है। तो लाओ फिर, दे दो मुझे अपना प्यार। ये लीजिए मोहतरमा। बस 10 दिन हुए थे हमारी शादी को। हम अपने हनीमून पे इतने खुश थे कि क्या बताऊं। ऐसी कोई चीज नहीं थी जो सुशील मेरे लिए नहीं करता।
तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। सुलक्षणा, तुम्हारी जान की खातिर अगर मैं अपनी जान लगा दूं तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, बताओ मुझे। देख लो, बाद में मुकर मत जाना। अरे बाबा, एक बार बोल कर तो देखो। तो ठीक है, मुझे तुमसे एक गाना सुनना है। ना बाबा ना, गाना वाना मुझे नहीं आता। प्लीज ना, सिर्फ एक गाना। सुलक्षणा, गाना नहीं आता है मुझे, मैं तो बाथरूम सिंगर भी नहीं हूँ। हाँ मत गाओ, अभी तो कोई कह रहा था जो मैं बोलूंगी सब पूरा होगा। नाराज मत हो, बताओ कौन सा गाना सुनना है तुम्हें। ठीक है, मुझे गेरुआ सुनना है। गेरुआ? हाँ। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे ये हनीमून कभी खत्म ही ना हो। पर इस हनीमून का एक सरप्राइज बाकी था। सुशील जो करने वाला था वो दरअसल सरप्राइज नहीं, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा शौक बनने वाला था। मैंने जो हसीन सपने देखे थे वही सपने मेरी जिंदगी का एक डरावना सच बनने जा रहे थे। तुम कल रात से ही मुझसे बात नहीं कर रहे हो, बोलो ना क्या हुआ, मुझे ऐसे वापस क्यों ले आए? सुशील बोलो ना, आखिर हुआ क्या है? एक बार बोला ना, बिजनेस का टेंशन है, बार बार पूछ के मेरा दिमाग मत खराब करो। देखो, मुझे पता है बिजनेस की कोई टेंशन नहीं है, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? सुशील बताओ ना क्या हुआ? सुलक्षणा, सुलक्षणा, अरे सुन तो, तुम लोग इतनी जल्दी वापस आ गए? तुम तो बहुत दिन के लिए गए थे ना? क्या हुआ? अरे सुलक्षणा सुन तो, क्या हुआ? सुलक्षणा, सुलक्षणा, तू इतनी जल्दी कैसे? सुलक्षणा, सुशील? अच्छा जीजा जी, मैं चलती हूँ। सुशील, सुशील तुम तो 8-10 दिन के बाद में आने वाले थे, क्या हुआ इतनी जल्दी कैसे आ गए? सुलक्षणा, काय हुई हो? यशोदा, क्या बात हुई? सुशील बाहर से ही चला गया? वो कुछ नहीं, कह रहा था कि कोई जरूरी काम है इसीलिए वो निकल गया। अच्छा। सुलक्षणा, सुलक्षणा, काय हुआ बेटा? झगड़ा हुआ बेटा? नानी, झगड़ा तो तब होगा ना जब हमारी कोई बात होगी। कल रात से पता नहीं क्या हुआ है उन्हें, जिन्होंने मुझसे बात करनी ही बंद कर दी। तो चिंता मत कर बेटा, मैं हूं ना, मैं सब देख लूंगी, ठीक हो जाएगा सब, चिंता मत कर। वो ऐसी कौन सी घड़ी होती है जब इंसान अपनी जिंदगी से इतना हारा हुआ महसूस करता है कि अपनी ही सांसों को अल्प विराम देने का फैसला कर लेता है? आत्महत्या। इस फैसले को लेने से पहले शायद इंसान का दिमाग और उसकी सोच उस चरम सीमा तक पहुंच जाते हैं जिसके बाद उसे कोई रास्ता नहीं सूझता। उसके अंदर की समझ मर जाती है और वो जिंदगी और मौत के बीच का फर्क भुला देता है। शायद ऐसा ही कुछ सुशील के साथ हुआ था। सुलक्षणा के प्यार के रंग में रंगे सुशील ने तो मानो दूसरा जन्म ले लिया था सुलक्षणा से शादी करके। तो फिर ऐसा क्या हुआ था उनके हनीमून पर जिससे सुशील इतना हतोत्साहित हो गया
कि उसने अपनी जान ही ले ली? क्या बिजनेस की परेशानी इतनी बड़ी हो सकती है कि उसके मुकाबले बाकी की सारी खुशियां इतनी फीकी पड़ जाएं कि जीने की चाह ही खत्म हो जाए? क्या ये बात यकीन कर लेने वाली थी कि सुलक्षणा को सुशील की मनस्थिति का जरा सा भी अंदाजा नहीं था? इस केस में सुशील अपने पीछे छोड़ गया था कई सवाल जिनके जवाब पाना आसान नहीं था। आखिर क्यों की थी सुशील ने आत्महत्या? कल तक इतनी अच्छी चल रही जिंदगी को अचानक ऐसा क्या धक्का लगा था कि जिसके बाद सांसों ने उम्मीद का दामन ही छोड़ दिया? सुलक्षणा जी, क्या वजह थी जो 10 दिन के हनीमून को बीच में कैंसिल कर सुशील ने आपको आपके मायके छोड़ा और उसके बाद ये सब? सर, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन जब हम हनीमून से जयपुर लौटे तो उसकी एक रात पहले ही होटल रूम में, तुम जाओ ना, मैं आज नहीं खाऊंगी। ये देखो, मैंने पेट दर्द की दवाई भी ले ली है, थोड़ी देर में सो जाऊंगी और फिर होश भी नहीं रहेगा कि तुम यहाँ हो या नहीं। पर मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कैसे जाऊँ? तुमने कहा था ना, जैसा मैं बोलूंगी तुम वैसा करोगे, तो अब मेरी बात मानो, जाओ खाओ पियो और घूम के आ जाओ। लेकिन सुलक्षणा, देखो, तुम्हें मेरी कसम, अब मेरी बात मानो और जाओ। ठीक है बाबा, जैसा तुम कहो, पर अपना ख्याल रखना, ठीक है? is currently busy on another line. The number you have called is currently busy on another line. उनका फोन बिजी जा रहा था। मैंने पूरे होटल में उन्हें ढूंढा और जब मैं स्विमिंग एरिया में पहुंची। अरे एक बार बोला ना, मुझे बात नहीं करनी है, बार बार फोन करके परेशान मत करो। सुशील, क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम है क्या? बोलो सुशील। सुशील, 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 क्या हुआ? बताओ तो सही, बात क्या है? सुशील, सुशील, बोलिए ना। सुशील, ये बैग्स क्यों पैक करके रखे हैं? जल्दी से तैयार हो जाओ, मैंने होटल वालों को बोल दिया है, हम आज ही चेकआउट कर रहे हैं, वापस जाना है। पर सुशील, हमें आया अभी तो। सुशील, यशोदा जी, आप ही थी सुशील की मौत से पहले जिससे उसकी आखिरी बार बातचीत हुई थी। क्या बातचीत हुई थी? आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? मुझे कुछ नहीं पता सर, जाने से पहले उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। जब मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने हनीमून के प्लान को बीच में ही क्यों कैंसिल कर दिया, तो उन्होंने कहा, सुशील तुम तो 8-10 दिन के बाद में आने वाले थे, क्या हुआ, इतनी जल्दी कैसे आ गए? कुछ पर्सनल रीजन की वजह से प्लान कैंसिल करना पड़ा। मैं सुलक्षणा को लेने जल्दी वापस आऊंगा। वो झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है वो। माँ बेटी सब झूठ बोल रहे हैं। उसने जरूर मेरे बेटे से हनीमून पे झगड़ा किया होगा। अरे मेरा बेटा तो उसे बहुत पसंद करता था, उस पर जान छिड़कता था वो, इसीलिए तो उसे ये झगड़ा बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने। जी सर, मैं और भैया पहुंच ही रहे हैं। जी सर। भैया, ये पार्टी तो बहुत बड़ी है और मैंने तो सोच भी लिया कि इनको कौन सी वाली जमीन दिखानी है। बस भैया ये डील हो जाए तो मजा आ जाएगा। चलो भैया चलते हैं और ये डील फाइनल करते हैं। एक काम कर, डील तू फाइनल कर दे, आज मैं नहीं आ सकता। नहीं आ सकते? तो फिर इतने सज के कहाँ जा रहे हैं आप? अरे सुशील बेटा, अरे तुम दोनों अभी तक गए नहीं? अरे ये इतना सारा सामान ये किसने दिया? माँ दिया नहीं, मैंने लिया है, सुलक्षणा और उसकी फैमिली वालों के लिए। पर उसे क्या जरूरत है? भैया वैसे भी पिछले 6 महीनों से हमारे बिजनेस में कोई खास प्रॉफिट नहीं हो रहा और अब ये सब कुछ फिजूल खर्चे, क्या मतलब है इनका? अब तू मुझे सिखाएगा कहाँ खर्च करना फिजूल खर्चे और कहाँ नहीं। अपने काम से मतलब रख। हाँ,
आजकल काम से मतलब तो सिर्फ मुझे ही है, आपका मतलब तो कहीं और ही है। सुशील बेटा बेटा बात तो सुन। माँ, क्या गलत किया मैंने? दिन रात मेहनत करके सब कुछ खड़ा किया। अरे भाई नहीं, बाप की तरह पीछे खड़ा रहा। इतने सालों के बाद क्या मेरा इतना सा भी अधिकार नहीं कि मैं अपनी मर्जी से कुछ कर सकूं? अरे वो बात नहीं है बेटा, पर तू ये भी तो देख कि तू आखिर क्या करने की सोच रहा है। अरे कुछ पता भी है तुझे? 23 बरस की है वो लड़की और तू 36 बरस का। अरे अब तक तो लड़के ही लड़कियों को रिजेक्ट करते आए हैं, पर सुना है कि ये लड़की तो न जाने अब तक कितने लड़के देख चुकी है और रिजेक्ट कर चुकी है, और पढ़ाई लिखाई में भी तुझसे ज्यादा अच्छी है ना, और सुंदर भी है। बेटा तू समझ नहीं रहा है सुशील, अरे वो लोग तेरा इस्तेमाल कर रहे हैं। माँ मैं सब समझ रहा हूँ कि वो लोग क्या कर रहे हैं और क्या नहीं। आप एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। प्यार करता हूँ सुलक्षणा से और उसे पाकर रहूंगा। और उस दिन जब उस लड़की ने मेरे बेटे को शादी के लिए हाँ कह दिया तो मेरा बेटा इतना खुश था कि जैसे उसे दुनिया की सबसे प्यारी चीज मिल गई हो। माँ, हाँ माँ ये लो मिठाई खाओ। मिठाई? मैंने कहा था ना माँ, मैं हार मानने वालों में से नहीं। सुलक्षणा ने शादी के लिए हाँ बोल दिया है, और हाँ माँ, शादी की डेट भी जल्दी से फिक्स करनी है। माँ जी मैं अंदर काम खत्म करके आ जाऊँ? अरे काम बाद में खत्म करना, पहले तुम मिठाई खा। और हाँ, मेरी शादी में आना भूलना मत, पूरी फैमिली के साथ आना। हाँ साहब जी। चलो भैया। अरे माँ क्या सोचने लगी तू खुश नहीं है इस बात से? अरे उसने तो उन लोगों के लिए क्या कुछ नहीं किया। 3 लाख रुपए देकर उसने तो उनकी वो जमीन भी छुड़वाई जिसका उनके कोर्ट में केस चल रहा था। अरे उसके प्यार में पागल था मेरा बेटा, दीवानों की तरह चाहता था उसको, और उसने मेरे बेटे का सिर्फ इस्तेमाल किया। हाँ सर, जब से वो लड़की भैया की जिंदगी में आई, भैया का बिजनेस वगैरह हर चीज से ध्यान हट गया था। दिन रात उसी की बातें। विनोद, सुलक्षणा ने हमें बताया कि उस रात सुशील की फोन पर किसी से बात हो रही थी, वो रो भी रहा था। कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक वो फोन तुमने किया था सुशील को? हाँ सर, कॉल मैंने ही किया था, ये पूछने के लिए कि हमारे क्लाइंट मलिक साहब को कौन सी जमीन दिखानी है, लेकिन भैया तो बात करना ही नहीं चाह रहे थे। वो बार बार यही बोल रहे थे कि मुझे बात नहीं करनी। तो मुझे लगा कि भैया और भाभी का झगड़ा हो गया होगा, और शायद इसी वजह से भैया अपसेट होंगे। मम्मी जी सुनिए तो। चुप, एकदम चुप, अब एक और शब्द भी नहीं। अरे अब सुनने सुनाने को क्या रह गया है? मनूस कहीं की। अरे आज तेरी वजह से मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं है। अरे तूने हमारे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। किस बात का बदला लिया है तूने? कुलच्छनी कहीं की। आंटी जी, जो आप बोल रही हैं वो जरा सोच समझ के बोलिए। वरुण, बड़ों से कैसे बात करते, तमीज नहीं है क्या? चुपचाप निकल अब यहाँ से। विनोद क्या बोल रहा है? तमीज से बात कर। सही बोल रहा हूँ मैं। चुप रहे। छोड़ो, चुप हो जाओ। सुलक्षणा, क्या हुआ? क्या पूछा उन लोगों ने? रंजना, तुझे चिंता करने की जरूरत ना है। तन्वी क्यों कर रही हो ऐसा? तन्वी पड़ी रह यहाँ, और इस कमरे में सड़ती रह। काय कर रही है बेटा? ये तू काय कर रही है? अरे सही कहा था इसकी सास ने, मनहूस है ये मनहूस। शादी होते ही खा गई अपने पति को। पनी इसका भाई को काय गलती? माथा ना ही बोलो तो ठीक रहेगा, और जब तक मैं ना बोलूं ना, कोई इसे इस कमरे में से नहीं निकालेगा। हाँ मम्मी। सर समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मामला है क्या। सुलक्षणा के मुताबिक सुशील का मूड उस फोन कॉल के पहले तक बिल्कुल ठीक था, बल्कि फोन कॉल के दौरान उसका मूड खराब हुआ। दूसरी ओर सुशील के भाई का कहना है कि सुशील का मूड उस फोन कॉल के पहले से खराब था। उसे तो ये भी लगता है कि सुलक्षणा और सुशील के बीच कुछ हुआ होगा। सर ये सब लोग एक दूसरे को दोषी साबित करने में लगे हुए हैं सर। एक काम करो अभिमन्यु, 2 टीम्स को रेडी करो,
एक टीम को उस होटल में भेजो सुशील और सुलक्षणा के बारे में पता करने के लिए, और खास तौर से यह पता करने के लिए कि उन दोनों के बीच में कोई झगड़ा हुआ था या नहीं। दूसरी टीम को सुशील और उसके घर वालों के आसपास पूछताछ के लिए भेजो, उससे जुड़ी हर बात को खोद निकालो, यहां तक कि उसके बैंक डिटेल्स भी। उसके बारे में हर बात जानना बेहद जरूरी है अभिमन्यु। यस सर। सुशील की शादी के बारे में क्या जानते हो? सर हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी शादी भी होगी। उसका रंग और उम्र देखकर तो कोई भी लड़की उसे मना कर देती, मगर इन सब के बीच भी उसे मिली तो 23 साल की सुलक्षणा। समझ में नहीं आता साहब उसने किसी और से शादी क्यों नहीं की। एक्सक्यूज मी। जी जी, आपके पड़ोसी थे सुशील, आप उनकी शादी के बारे में कुछ जानकारी दे सकती हैं? सुशील का परिवार इस शादी से कभी खुश नहीं था। शादी में किसी ने एक झूठी स्माइल तक नहीं दी। देखा कितनी अच्छी कार है, इस कार से अच्छा कंफर्ट तो किसी कार का हो ही नहीं सकता। पर भैया कार की जरूरत क्या थी? अगर यही पैसा हम बिजनेस में लगाते तो हमें कुछ फायदा भी होता। पहले हम अपने ऑफिस को गिरवी रख चुके हैं और अब ये कार। तो क्या करूं? खटारा सेकंड हैंड बाइक खरीदूं, उस पे घुमाऊं सुलक्षणा को? तेरे मुंह से कभी कोई अच्छी बात निकल ही नहीं सकती। सुशील भैया सुलक्षणा भाभी को रानी बना के रखना चाहते थे। उनके मुंह से कोई बात निकली नहीं कि वो झट से पूरी हो जाती थी। घर का सारा काम तो मेरे जिम्मे था, उन्हें तो बस कमरे में आराम करने के लिए बोला था सुशील भैया ने। अरुण सर, सुशील के बारे में कुछ बताओगे? सर सुशील साहब और विनोद साहब शादी से पहले दोनों ऑफिस आया जाया करते थे, लेकिन बाद में विनोद साहब ने ऑफिस में आना जाना बंद कर दिया। क्यों? सर मैंने सुना था विनोद साहब खुद का कुछ शुरू करने वाले थे, और सच कहूँ तो सुशील साहब की शादी के बाद सुशील साहब का ऑफिस में आना जाना एकदम कम हो गया था। कभी आते भी तो 2 या 4 घंटे में वापस घर चले जाते। अरे सुलक्षणा तुम टेंशन मत लो, ऑफिस का काम तो चलता ही रहेगा। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं घर पे आ रहा हूँ। आज मैं तुम्हें वर्ल्ड की सबसे बेहतरीन कॉफी पिलाऊंगा, और हाँ उसके बाद हम एक अच्छी सी मूवी देखने चलेंगे, ठीक है? ओके। इसके अलावा कुछ और? नहीं सर, इसके अलावा कुछ नहीं जानता। सर सुशील के बैंक खातों से काफ़ी बातें पता चली हैं सर। काफ़ी सारा पैसा सुलक्षणा और उसके घर वालों के अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है सर। और सर उसकी वो लोन वाली बात भी सच निकली। सुशील ने अपने ऑफिस के कागज गिरवी रख के लोन लिया था, और वो पैसा उसने अपनी शादी और हनीमून पे खर्च कर दिया। पर सर इन सबके बावजूद सुशील के पास 2 ज़मीनें और थी, उससे उसके भाई ने अपना हिस्सा भी ले लिया था, क्योंकि उसे अपना नया बिजनेस शुरू करना था। बेसिकली सर सुशील के सारे क्लाइंट्स अब उसके भाई के ही पास हैं। अभिमन्यु, सुशील की शादी के बाद इसके परिवार में बदलाव तो आया, रिश्ते बदले, लोगों का अंदाज बदला, उनकी मर्जी भी बदल गई। मर्जी इस शादी के ना होने की। दोनों भाइयों का अलग अलग होना इनके आपसी दरार को दिखाता है। वैसे सुशील ने काफी कुछ गंवा देने के बावजूद भी 2-2 जमीनें संभाल के रखी थी, जो किसी के भी मन में लालच पैदा कर सकती हैं। कहीं यही वजह तो नहीं उसकी मौत की? इस हिसाब से तो एक लंबी प्लानिंग लगती है सर। इस मर्डर में इस परिवार का ही अगर कोई है तो उसे पकड़ना इतना आसान नहीं होगा। एक काम करो, पूरी फैमिली पर नजर रखो, कॉल रिकॉर्ड्स मंगवाओ उनके। यस सर। सर रंजना तो किसी काम से बाहर गई। वैसे सुलक्षणा के पति के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। सुलक्षणा और रंजना में तो बचपन से ही गहरी दोस्ती है। दोनों एक साथ पढ़ी लिखी, खेली कूदी, दोनों बिल्कुल बहनों जैसी हैं सर। एक बात बताइए, ये सुशील और सुलक्षणा की शादी कैसे हुई? दोनों की एज में 13 साल का डिफरेंस था। सुलक्षणा देखने में अच्छी भी दिखती थी। आप लोगों को उन दोनों की शादी से कोई हैरत नहीं हुई? पता नहीं मम्मी, इस सुलक्षणा को क्या हो गया है? आपको वो लड़का देखना चाहिए था, इतना क्यूट और हैंडसम था, फिर भी मना कर दिया। और आपको पता है उस सुशील को हाँ कर दिया। मुझे तो समझ ही नहीं आता इसे किस पागल कुत्ते ने काटा है। जानकर हैरत तो बहुत हुई थी सर, और आज तक हम भी समझ नहीं पाए कि सुलक्षणा ने इतने अच्छे अच्छे रिश्तों को ठुकराकर सुशील से ही शादी क्यों की। सर मुझे पता चला था कि सुलक्षणा IAS बनना चाहती थी, उसकी दोस्त रंजना ने ही बताया था मुझे। लेकिन कुछ दिन बाद पता चला कि उसकी शादी किसी बड़े उम्र वाले आदमी से हो गई। कुछ नहीं, बस वो पैसों का चक्कर होगा। अब लव मैरिज तो थी नहीं जो उसे कुछ दिखाई ना देता। वो सुशील रोज चक्कर काटता था इस घर के। अरे उसका भाई वरुण, उसके बारे में तो बात ही क्या करना। मुझे रंजना ने बताया था एक बार उसके बारे में। पता है भाभी, सुलक्षणा ने उस लड़के को भी मना कर दिया। डॉक्टर था, डॉक्टर, और इतना क्यूट और हैंडसम। सच्ची? हाँ नहीं तो। सुलक्षणा की पूरी फैमिली परेशान है, बस उस वरुण को छोड़ के।
रंजना, तुमसे कुछ पूछना था। जी सर। तुम सुलक्षणा की काफी अच्छी दोस्त हो ना? जी सर। घबरा मत, जो ये पूछे उनका जवाब दे दे। ये वरुण और सुलक्षणा में कैसी बनती थी? दरअसल सर वरुण। ये क्या है तेरी मार्कशीट में? शर्म नहीं आती तुझे? अरे अपनी बहन सुलक्षणा को देख, कभी भी 80-90% से कम नहीं आए उसके, और एक तू फिर फेल हो गया। मम्मी, मम्मी, ये देखो, एक और ट्रॉफी। ये देखो, मैं खो-खो में एक और ट्रॉफी जीत गई। अरे वाह, तुझे एक और ट्रॉफी मिल गई। हाँ मम्मी। देखना पूरे घर में तेरे जीते हुए ट्रॉफी और मेडल्स लगे हुए होंगे। मम्मी, 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 ये मेरे बैट को ऐसे बाहर क्यों निकाल फेंका है आपने? तो क्या करती है इस कचरे को बटोर कर? अरे शुक्र मना कि मैंने रोड पर नहीं फेंका है, और जो ट्रॉफी तुझे जीत कर लानी चाहिए वो सुलक्षणा लेकर आ रही है। अरे कभी तो कोई एक ऐसा काम जिंदगी में करते हैं जो मेरा सर फक्र से ऊंचा उठ सके। क्या उसने फिर से शादी के लिए मना कर दिया? मम्मी, उसे क्या लगता है कि कोई राजकुमार आएगा सफेद घोड़े पे चढ़ के उसके लिए? और मम्मी, आपने भी ना उसे सर पे चढ़ा रखा है। तो तुझे क्या तकलीफ है? उसकी अपनी जिंदगी है, वो चाहे जो मर्जी करे, और कम से कम वो तेरी जैसी नहीं है जिसे आवारागर्दी करने से फुर्सत ना मिले। अरे नहीं नहीं यार, उसकी शादी तय नहीं हुई। अरे लड़का डॉक्टर है तो क्या हुआ, सुलक्षणा ने फिर से मना कर दिया। अरे देख लेना, एक दिन उसे सबक जरूर मिलेगा। किसी बेवकूफ से जिस दिन शादी हो जाएगी ना, तब मजा आएगा। वैसे सर, क्या इन सब बातों से आपको कोई हेल्प मिलेगी? हाँ बिल्कुल। सर वैसे सुशील ने आत्महत्या की क्यों? इन्हीं जवाबों के लिए तो सबसे सवाल कर रहे हैं हम। एक काम करो, ये वरुण के दोस्त जय को थाने बुलाओ, जो दिन थाने आया था, उसी से ये स्टोरी कंफर्म करते हैं। जी सर। हाँ सर, मैंने देखा था घर के बाहर, रंजना सुशील से बात कर रही थी। ज़्यादा तो कुछ पता नहीं सर, घर में आते जाते इतना सुना था कि सुशील बहुत अच्छा लड़का था। पहले तो सुलक्षणा ने उससे भी शादी करने के लिए मना कर दिया, जैसे कि वो हर किसी के साथ करती थी। पर वरुण और नानी के बहुत समझाने के बाद फिर वो शादी के लिए मानी। सिर्फ समझाने से मान गई? ऐसी कौन सी वजह थी जो उसने शादी के लिए हाँ कर दी? सुशील जितना सुलक्षणा के लिए कर रहा था साहब, उतना और कोई नहीं करता। मेरा मतलब शादी होने से पहले ही इतना सब कुछ, पैसा वगैरह की भी कोई कमी नहीं होने देता था साहब। शायद यही वजह रही होगी कि सुलक्षणा ने उससे शादी करने के लिए हाँ बोली। और वरुण को इतना मतलब नहीं था साहब इन चीज़ों से, वो तो इसके बारे में बात भी बहुत कम करता था। हाँ सर, एक बात उसे हमेशा खटकती थी कि सुलक्षणा लड़की होने के बावजूद भी उससे हर काम में आगे थी और लोग उसकी ज़्यादा तारीफ करते थे। अक्सर देखा गया है कि जब भाइयों के बीच में बिजनेस आ जाता है तो वो भाई कम और बिजनेस राइवल ज्यादा बन जाते हैं। और यहां तो ना सिर्फ सुशील और उसके भाइयों के बीच में बिजनेस राइवलरी थी, बल्कि वो लोग सुशील से इस बात के लिए भी नाराज थे कि सुशील सुलक्षणा और उसके परिवार पर अपनी सारी कमाई अंधाधुंध खर्च कर रहा था। तो क्या सुशील की आत्महत्या के पीछे भाइयों के बीच की ये कड़वाहट थी, या फिर ये मामला कुछ और ही था? वहीं सुलक्षणा का व्यक्तित्व भी कम पहेलीनुमा नहीं था। इतने अच्छे रिश्तों को ठुकराने के बाद उसने अपने से कई साल बड़े सुशील को ही हाँ क्यों की? आखिर क्या कारण था इस बेमेल शादी के पीछे? उसके परिवार की भलाई या फिर उसका अपना कोई स्वार्थ? परत दर परत इस केस में कई बातें सामने आ रही थी। सुशील की मौत की गुत्थी जितनी पेचीदा थी, उससे कहीं ज्यादा मजबूत हौसलों के साथ पुलिस इस केस को सॉल्व करने में लगी थी। यशोदा जी, आपने हमें यह क्यों नहीं बताया कि सुशील की मौत से ठीक पहले रंजना की भी उससे बात हुई थी? सर इतना बड़ा हादसा हो गया, ऐसे में ये छोटी बात मुझे कैसे याद रहती? यशोदा जी, किसी आदमी की मौत हुई है, आपके लिए ये छोटी सी बात हमारे लिए बहुत बड़ी हो सकती है। क्या अभी भी कोई ऐसी छोटी बात है जो बताना बाकी रह गई हो? नहीं सर। रंजना, तुमने हमें सब कुछ बताया, पर यह क्यों नहीं बताया कि सुशील के जाने के ठीक पहले तुम्हारी उससे कुछ बात हुई थी? क्या बात? ये बात मैंने जानबूझ के नहीं छुपाई सर। दरअसल मेरे दिमाग में ही नहीं आया कि ये बात मैं आपको बताऊं। क्या हुआ? अरे सुलक्षणा सुन तो, क्या हुआ? सुलक्षणा, क्या हुआ?
आप लोग इतना जल्दी वापस आ गए? कुछ हुआ है आप दोनों के बीच? कोई बात है? नहीं, वो मुझे कुछ पर्सनल काम थे, इसलिए थोड़ा जल्दी आना पड़ा। बस सर, इतनी ही बात हुई थी। इस लड़की को देखकर लगता नहीं ये हमें सब कुछ सच सच बता रही है। इसकी जरूर सुशील से कुछ और भी बात हुई होगी जो ये हमसे छुपा रही है। सर, उस होटल में सर हमने सबसे पूछताछ की। सुशील और सुलक्षणा के बीच में कोई झगड़ा नहीं हुआ था। वो दोनों काफी खुश थे। सर, उनकी 7 दिन की बुकिंग थी, लेकिन सर ये 3 दिन में वापस आ गए। नानी, प्लीज ये ताला खुलवाइए ना, सुलक्षणा को बाहर निकालिए। आप बात कीजिए आंटी से, आपकी बात वो जरूर मानेंगी। यशोदा हमारी बात भी नहीं मान रही है। रंजना, अच्छा होगा कि तुम अपने घर चली जाओ। लेकिन आंटी, अगर उसे अंदर कुछ नहीं होगा उसे, जाओ। और वैसे भी तुम्हें उसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ नहीं, जाओ अपने घर, जाओ। सुलक्षणा, 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 रंजना, रंजना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने आई हूँ। हाँ रंजना, प्लीज मेरी हेल्प करो, मेरा दम घुटता है इस घर में, मैं मर जाऊंगी यहाँ। प्लीज किसी भी तरह मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो। मैंने आंटी से भी बात की थी, पर वो नहीं मानी। दरवाजे पे भी ताला लगा है, यहाँ से तो पॉसिबल नहीं है निकलना। आंटी भी होंगी, और ये खिड़की में भी ग्रिल लगी है। प्लीज कुछ तो करो। तो परेशान मत हो, मैं कुछ करती हूँ। भाई साहब, आंटी छोड़िए ना। चुप। क्या बात है? क्या बात है भाभी जी? काबू में रखिए रंजना को और समझा दीजिए इसे कि औरों की जिंदगी में ज्यादा दखल ना दे। अब की बार तो मैंने प्यार से समझा दिया है, आगे नहीं समझाऊंगी। क्या बात है रंजना? आधी रात को क्या तमाशा लगा रखा है? पापा, मैं तो सिर्फ सुलक्षणा की मदद करने गई थी। मुझे नहीं पता आंटी ऐसा क्यों कर रही है, क्यों सुलक्षणा को ऐसे कैद करके रखा हुआ है। यशोदा, यहाँ तो क्या कर रही है? अरे ब्याह वाली छोरी पर हाथ उठा रही है। माता चुप रहो। और तेरी हिम्मत कैसे हुई है सब सोचने की? हाँ? जब तक मैं ना चाहूँ तो कहीं नहीं जाएगी। मम्मी क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? छोड़ो सब, बहुत ज्यादा हो गया। तू समझाएगा मुझे कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? चलो चलो निकलो यहाँ से। मम्मी प्लीज मुझे। तू पड़ी रही यहाँ पर और मर यहीं पर। सुशील की आत्महत्या के बाद यशोदा का सुलक्षणा को कमरे में बंद कर देना और उस पर सख्ती बरतना अपने आप में एक रहस्य था, क्योंकि सुलक्षणा जिस परिस्थिति से गुजर रही थी
ऐसे में तो यशोदा को उसकी सबसे बड़ी हमदर्द बनकर सामने आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो क्या यशोदा सुलक्षणा को ही सुशील की मौत का जिम्मेदार मान रही थी, या फिर उसका सच में ऐसा मानना था कि उसकी बेटी मनहूस है? ये तो जाहिर था कि यशोदा का बर्ताव इस ओर इशारा कर रहा था कि वो बाकियों से कुछ ना कुछ तो ज्यादा जानती थी। दूसरी तरफ रंजना, जिसका व्यक्तित्व इधर की बात उधर करने वाली एक पड़ोसन की तरह से सामने आया था, वो अब क्यों सुलक्षणा की व्यथा पर पसीज रही थी? क्या ये सच में रंजना की एक ईमानदार कोशिश थी अपने दोस्त को आजाद करवाने की, या ये सब कुछ वो सुलक्षणा के प्रति अपने अपराध बोध को मिटाने के लिए कर रही थी, या फिर सुलक्षणा को आजाद करवाना उसकी कोई मजबूरी थी? सर, मुझे आपको कुछ बताना है। अभिमन्यु, तारा खोलो। सुलक्षणा, अब तुम्हें कमरे में कैद रहने की कोई जरूरत नहीं, तुम बाहर आ सकती हो। आओ, किसी से कोई डरने की जरूरत नहीं, आओ। रानी, बच्ची। और यशोदा जी, आप क्या चल रहा है ये सब? किसी को कमरे में इस तरह से कैद रखने का मतलब जानती हैं आप? सुलक्षणा कटी है? मार्केट गई है, महाराज पूछ के गई है। यशोदा, तू कहाँ चली? अरे सुन तो यशोदा। सुने मन की करे। नानी, ले आई सब्जी में। ले आई बेटा। और सोनू को फोन कर दिया? अरे भूल गई मैं तो। फोन कहाँ गया मेरा? अंदर देखती हूँ। काहे ढूंढे बेटा? नानी, मेरा फोन नहीं मिल रहा है और मुझे याद भी नहीं आ रहा है मैं साथ में लेकर गई भी थी या नहीं। नानी, पूरे घर में ढूंढ चुकी हूँ, कहीं भी नहीं मिल रहा है मेरा फोन। एक काम कर, इसे लगा के देख ले, घर में होएगा तो मिल जाए। हाँ। नानी, मेरा फोन तो बिजी जा रहा है। इसका मतलब किसी ने चुरा लिया? नानी, मेरे सारे कांटेक्ट नंबर उसी में थे। अरे बेटा चिंता मत करे, मैं नया दिवा दूंगी। पर नानी, नंबर थोड़ी वापस आएंगे। ये बात तो है बेटा। साहब, यशोदा दोपहर में घर से बाहर निकली थी, अब तक नहीं लौटी। कुछ बता के नहीं गई? वो कहाँ जा रही हैं? नहीं साहब, कुछ बता के नहीं गई। अपने घर के आसपास और रिश्तेदारों वगैरह से पूछा आपने? हो सकता है किसी के यहाँ चली गई हो। सर, हमने हर जगह पूछताछ की, उनके बारे में पूछा, फोन भी किया, पर सर मम्मी का कोई अता पता नहीं चला। प्लीज सर, जल्दी से मम्मी को ढूंढ दीजिए। हम सबसे पहले उनकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करते हैं। सर,
सर हमने यशोदा जी को हर जगह तलाश किया पर उनका कुछ पता नहीं है सर, किसी ने उनको नहीं देखा। कॉल रिकॉर्ड सर ये रहे, पर इसमें भी कुछ खास नहीं है सर। और तो और जब मैंने मोबाइल की लोकेशन पता की तो पता चला कि यशोदा जी अपना मोबाइल घर से लेके निकली नहीं है सर। क्या? हाँ सर इसके अलावा मैंने घर के और भी लोगों की कॉल डिटेल्स निकाली तो वरुण तो ठीक लगा सर, और नानी के पास फ़ोन है ही नहीं। पर सर इस सुलक्षणा के नंबर पर 2 अलग अलग नंबर से फ़ोन आया था और वो भी 2 अलग अलग जगह से। कितने बजे किए गए थे ये कॉल? सर यशोदा जी के गायब होने से कोई 1 घंटा पहले, करीब 2 बजे। हेलो सुलक्षणा, इंस्पेक्टर मीणा है। सर मम्मी का कुछ पता चला? कहाँ है वो? अभी तो नहीं पता चला लेकिन हम जल्दी ही उन्हें ढूंढ लेंगे। सुलक्षणा एक बात बताओ, कल करीब 2 बजे तुम्हारे फोन पर 2 अलग अलग नंबर से कॉल आए थे, किसके थे वो कॉल्स? कल? लेकिन कल तो मेरा फोन गुम गया था और शायद 2 बजे के पहले ही गुम गया था सर। क्या? अच्छा ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। फौरन इन नंबर्स को ट्रेस करो, पता करो ये नंबर किसके हैं। इस औरत को यहाँ देखा है? याद करो 2 दिन पहले आई थी यहाँ। भाई साहब 15-20 मिनट पहले किसी ने आपके यहाँ से फ़ोन किया था क्या? हर रोज या तो हजारों लोग आते जाते हैं, तो किसका ध्यान रखें? पर भाई साहब 15-20 मिनट पहले का तो याद रहता है ना कि कौन कौन आया था? क्या बात हो गई बहन जी? नहीं ठीक है। हाँ सर, यहाँ आई थी वो, काफ़ी देर तक खड़ी थी और परेशान लग रही थी, फिर वो चली गई। ये नंबर तुम्हारे पीसी होगा? हाँ ये मेरा ही नंबर है। पर क्या हुआ साहब? इनको पहचानते? 2 दिन पहले आई थी। हाँ साहब आई थी और यहीं खड़ी थी, बहुत देर तक खड़ी थी। जब मैंने उसको जाने के लिए बोला तो उसने पूछा यहाँ कोई लड़की आई थी। मैंने कहा यहाँ तो बहुत लोग आते हैं, किस किस का ध्यान रखूँगा। पता नहीं किसका इंतजार कर रही थी, आधे घंटे तक खड़ी रही और फिर चली गई। हाँ बोलो। सर हमने हर जगह पूछताछ की है सर, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई बड़ी चालाकी से सुलक्षणा के लिए जाल बिछा रहे हैं। कोई चाहता था कि वो उन फोन बूथ्स पर आए क्योंकि ये सारे फोन बूथ्स एक ही एरिया में है। क्या कोई सुलक्षणा के साथ कुछ करना चाहता था और यशोदा फंस गई? ये सब कौन कर रहा है साहब? वो सब हम पता कर लेंगे मासा, आप बस इतना बताइए कि सुलक्षणा कहाँ है इस वक्त? वो रंजना के घर गई है। रंजना क्या है? जी हाँ। ठीक है मासा, चलो। जी सुलक्षणा कहाँ है? जी सुलक्षणा तो यहाँ आई नहीं। आपकी बेटी रंजना? रंजना तो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने गई है, अभी तक नहीं आई। आप उसे फौरन फोन पे मेरी बात कराइए। क्या बात है सर? आप फोन तो कीजिए। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच ऑफ है। सर उसका मोबाइल तो स्विच ऑफ है। उस घर पे फोन लगाइए जहां वो पढ़ाने गई है। हेलो जी रंजना से बात करा दीजिए, मैं उसकी मम्मी बोल रही हूँ। क्या हुआ? सर वो तो वहां नहीं पहुंची। सर आखिर आप मुझे भी तो बताइए, आखिर हुआ क्या है? देखिए सुलक्षणा अपने घर से यहाँ नहीं पहुंची, रंजना वहां पढ़ाने नहीं गई है, कुछ तो प्रॉब्लम है। आखिर ये दोनों गई कहाँ? कहीं ऐसा तो नहीं ये दोनों साथ में कहीं गई हो? नहीं सर, अगर ऐसा कुछ होता तो रंजना मुझे जरूर बताती सर। कहीं ऐसा तो नहीं ये दोनों भी कहीं यशोदा की तरह गायब हो गई हो? इस केस की शुरुआत हुई थी सुशील के आत्महत्या के मामले से, जो अभी तक सुलझा भी नहीं था कि खबर आई यशोदा के लापता होने की, और उसके बाद रंजना और सुलक्षणा भी गायब थे। सुशील की मौत, यशोदा, सुलक्षणा और रंजना का गायब होना कहीं ना कहीं आपस में जुड़ा हुआ लग रहा था, लेकिन पुलिस को तलाश थी एक ऐसी कड़ी की जो इस पूरे मामले को आईने की तरह साफ करते। आखिर कौन था जो सुलक्षणा को नुकसान पहुंचाना चाहता था? सुलक्षणा के लिए बिछाए गए जाल में उसकी मां यशोदा जा फंसी। क्या सुलक्षणा, यशोदा और रंजना ठीक होंगी? आखिर सुशील की आत्महत्या का कारण क्या था? जो कुछ भी हो रहा था वो किसी की सोची समझी प्लानिंग लग रही थी। आखिर कौन था वो शख्स जो ये सारी प्लानिंग कर रहा था? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको देंगे कल रात 10:30 बजे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना
और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।